गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त होंगे। और आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आवाज क्लियर आ रही है सभी को? सभी को आवाज क्लियर आ रही है? सभी को आवाज क्लियर आ रही है भाई? चलो देखो, आज करते हैं अपना चैप्टर। देखो चैप्टर अब समाप्ति की ओर है। आज अपना जहां तक है पूरा पूरा चैप्टर हो जाएगा। और देखो मैंने क्या किया है, जैसे ये चैप्टर समाप्त होगा इसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो भी अपने पिछले साल से, पिछले साल का मतलब 2022 में, 23 में, 24 में और 25 में, मतलब पिछले 4 सालों का, जब से ये सिलेबस चेंज हुआ है भाई तुम्हारा, मतलब 4 साल के 4 साल हो चुके हैं, 22, 23, 24 और 25। ठीक है, अब ये जो सेशन चल रहा है वो तुम्हारा 25, 26 का चलेगा। मतलब 4 सालों के क्वेश्चन, मतलब पहले चैप्टर में, पहले चैप्टर से जो जो क्वेश्चन आए हैं 4 सालों में, उनके बारे में अपन कल डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, और संडे के दिन की क्लास में मैं क्या करूंगा, इस चैप्टर का रिवाइज देखो आज ही हो जाएगा जहां तक है। कल अपन इसके ऑब्जेक्ट मतलब वो क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले सालों में आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में संडे के दिन या तो अपन किताब वाले क्वेश्चन कर रहे होंगे, या फिर अपन क्या कर रहे होंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब एबे सैदा वाले क्वेश्चन मैंने इस तरीके से तैयार किए हैं कि एक भी क्वेश्चन अपना बाहर नहीं जाए। ठीक है, कम से कम मैंने इस चैप्टर से कम मैं 100 के समथिंग क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, 100 के समथिंग क्वेश्चन मैं लाऊंगा, उनको मैं यहाँ पे बोर्ड पे कराऊंगा। ठीक है, चलो अभी देखते हैं ये संडे को करवाएंगे या फिर अगले संडे को, जैसे भी होगा अपन करवा लेंगे। क्योंकि इसमें भी अपने पास क्या है, एक तो पिछले सालों के क्वेश्चंस रह रहे हैं जो कि अपन को करने हैं, किस तरीके की लैंग्वेज आती है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो समझने में भी अपन को क्या लगेगा, मतलब थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछता है, और लैंग्वेज को मतलब जो भाषा होती है प्रश्न की, उसको वो कैसे बदलता है। ठीक है, चलो देखते हैं। कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चंस थे जो मतलब देखो सारी चीजें मैंने कवर कराने की कोशिश की है, लेकिन अगर कोई चीज रह जाती है, कोई कंसेप्ट रह जाता है किसी चीज का, तो अपन उसको क्वेश्चंस के माध्यम से अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू अपन उसको क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन मैं एक बार चैप्टर को रिवाइज कर देता हूं, वही रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हमने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन के बाद में ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उसके बाद में विस्थापन। देखो विस्थापन को प्रतिस्थापन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपचयन पढ़ा, मतलब सॉरी उपचयन पढ़ा, उपचयन के बाद में अपचयन पढ़ा, उपचयन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, और अपचयन को क्या बोलते हैं, अवकरण। क्या बोलते हैं, अवकरण। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, इसके बाद में हमने रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ी, उसके बाद में हमने संक्षारण पढ़ा था। ठीक है, आज संक्षारण के बारे में बात कर रहे होंगे और अब हम देख रहे होंगे आगे। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में मैंने बताया था तुम्हें क्या, संयोजन अभिक्रिया जब भी कोई दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसमें दूसरी बात उसमें क्या बताया मैंने, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है भाई, जिसमें क्या होता है, एकल अभिकारक टूटकर अलग अलग उत्पाद बनाता है, एक से अधिक उत्पाद बनाता है। वो क्या कहलाती थी हमारे पास, विस्थापन, मतलब सॉरी वियोजन अभिक्रिया कहलाती थी। वियोजन अभिक्रिया के मैंने 3 प्रकार बताए, विद्युतीय वियोजन, तापीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। तापीय वियोजन क्या होता था भाई, तापीय ऊष्मीय वियोजन, ऐसे वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ रही थी, हमें किसकी आवश्यकता पड़ रही थी भाई, बताओ किसकी आवश्यकता पड़ रही थी, किसकी आवश्यकता पड़ रही थी, किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ रही थी। देखो बाल वाल तो ऐसे ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ रही थी, किसकी आवश्यकता पड़ रही थी, ताप की आवश्यकता पड़ रही थी, उसको हम बोल रहे थे क्या, तापीय वियोजन। क्या बोल रहे थे, तापीय या ऊष्मीय वियोजन। दूसरा हमने पढ़ा क्या, वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन मैंने तुम्हें बताया था क्या, वैद्युत वियोजन मैंने तुम्हें बताया था भाई, वैद्युत वियोजन मैंने बताया था तुम्हें। वैद्युत वियोजन वह वियोजन अभिक्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। उसके लिए हमने जल का अपघटन देखा था, जल का वैद्युत अपघटन। जल के वैद्युत अपघटन में हमने क्या किया था, एक पात्र लिया था, उसमें हमने 2 छिद्र किए थे, 2 छिद्रों में हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे जो कि कार्बन या ग्रेफाइट के थे, मतलब कार्बन के या ग्रेफाइट के थे। ठीक है, उनमें हमने रबर के कोर लगाया था, रबर के कोर की सहायता से हमने उसको क्या किया, स्थापित किया। उसमें से हमने 2 टर्मिनल निकाले जिनको एक बैटरी और एक कुंजी की सहायता से जोड़ दिया। अब हमने जो ग्रेफाइट की छड़ थी या इलेक्ट्रोड थे, उनके ऊपर हमने क्या किया, एक एक परख नली को लगाकर रख दिया। उसमें हमने जो भी पात्र था उसको, तथा हमने उसको जो भी पात्र था उसको हमने जल से भर दिया था। ठीक है, जल से भरने के बाद में हमने क्या किया था, उसमें कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल दी थी ताकि अभिक्रिया अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या किया था, हमने स्विच को चालू किया था। स्विच को चालू करने के, स्विच को जैसे ही चालू किया उसमें से इलेक्ट्रोड में से क्या होने लगे, विद्युत धारा प्रवाहित होने लग गई। जो भी जल था वो जो ग्रेफाइट की छड़ों के संपर्क में आ रहा था, जो भी जल था, जो भी मतलब संपर्क में आ रहा था, मतलब जल में से विद्युत धारा प्रवाहित होने लग गई थी। जब जल में से विद्युत धारा प्रवाहित होने लग गई थी तो जल क्या होने लग गया था, वियोजित होने लग गया था, मतलब टूटने लग गया था। फिर टूटने लग गया था तो क्या हुआ, टूटने लग गया था तो हमने देखा कि भाई एक परख नली में तो क्या हो रहा था, हाइड्रोजन गैस बन रही थी, और एक इसमें क्या बन रहा था, एक में ऑक्सीजन गैस बन रही थी। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में क्या बता रहा था मैं, इनमें जो अणु होते थे उनका अनुपात कितना था भाई, इनमें जो अणु थे, मतलब इनमें जो मोल थे, जल के जो मोल थे, जल के जब जल के अणुओं को हमने तोड़ा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल कितने थे, तो मैंने बताया था H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, मतलब इनमें अनुपात क्या था, 2:1 था। ठीक है,
यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। इसके बाद में हमने क्या किया था, इसके बाद में मैंने एक चीज और बताई थी कि एक परख नली, जो परख नली मतलब दो परख नली थी, जिस परख नली में जल का स्तर ऊपर था उसमें गैस की मात्रा कम थी, और जो गैस की मात्रा कम थी वो कौन सी थी, ऑक्सीजन। कौन सी थी, ऑक्सीजन। दूसरी बात मैंने बताई कि एक दूसरी परख नली थी जिसमें क्या था, जल का स्तर क्या था, नीचे था, और मतलब हवा का जो अंतर था, मतलब उसमें जो खाली जगह थी वो क्या थी, ज्यादा का मतलब उसमें गैस क्या थी, ज्यादा थी। तो ज्यादा गैस कौन सी थी, हाइड्रोजन। ठीक है, यहां तक बात कर ली थी। उसके बाद में प्रकाशीय वियोजन देखा था हमने। प्रकाशीय वियोजन वह वियोजन अभिक्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था, BaCl मतलब AgCl2 वाली, AgCl वाली पढ़ी थी, मतलब सिल्वर क्लोराइड की पढ़ी थी। मैंने बताया था सिल्वर क्लोराइड पर क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड पहले तो क्या होता है, जब शुद्ध रूप में होता है तो वह किस रूप में, किस कलर का होता है, वह किस कलर का होता है बताओ। जब शुद्ध रूप में होता है तो वह सफेद कलर का होता है, लेकिन जैसे ही प्रकाश पड़ता है उस पर तो वह धूसर रंग का हो जाता है, जिसमें Ag मतलब सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया हमने पढ़ी AgBr वाली, जिसमें मतलब सिल्वर अलग होता है और ब्रोमीन गैस अलग हो जाती है। सिल्वर ब्रोमाइड वाली अभिक्रिया पढ़ी थी अपन ने, सिल्वर ब्रोमाइड वाली अभिक्रिया पड़ी थी जिसमें सिल्वर अलग हो गया था और ब्रोमीन अलग हो गया था। और इस अभिक्रिया को हम क्या किस में काम ले रहे थे, फोटोग्राफी में, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। किसमें, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। एक चीज और याद रखेंगे क्या, कि जो फोटोग्राफी की प्लेट होती है, फोटोग्राफी की, देखो ये तो क्या था, श्याम श्वेत फोटोग्राफी बनाने में, श्याम श्वेत फोटोग्राफी बनाने में किसका प्रयोग लेते हैं, AgBr का। एक चीज और थी क्या, एक चीज और है जो कि तुम्हारी किताब में नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, और उसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि Ag वाला सिल्वर वाला कंसेप्ट है, सिल्वर की चीजें, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। अब सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं हम किसमें, फोटोग्राफी की प्लेट बनाने में। फोटोग्राफी की प्लेट बनाने में किसका काम में लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को काम में लेते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, विस्थापन अभिक्रिया मैंने बताया था, इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को इसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया मैंने ये बताया था कि इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, दूसरे उसके बाद मैंने क्या देखा, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती थी। ऐसी अभिक्रिया और ऊष्मशोषी कौन सी होती थी, ऐसी अभिक्रिया होती थी जिसमें किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए बाह्य रूप से ऊष्मा या ऊर्जा दी जाती थी, वह ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहलाती थी। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, इसके बाद में हमने पढ़ा रेडो मतलब उपचयन। तो मैंने बताया था ऊ से ऊपर और ऊ से उपचयन, मतलब ऊपर क्यों जाएंगे, ऑक्सीजन में बढ़ोतरी करने के लिए, ऑक्सीजन में वृद्धि करने के लिए। तो ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी, ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी क्या थी, उपचयन थी। क्या थी, उपचयन। और उपचयन को क्या कहते थे, ऑक्सीकरण कहते थे बेटा। क्या कहते थे, ऑक्सीकरण। दूसरी थी हमारे पास अपचयन, जिसको अवकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवकरण अभिक्रिया। क्या बोल रहे थे हम उसको, अवकरण अभिक्रिया। ये देखो इस तरीके से, जिसने नहीं लिखा था, मैंने पहले जब पहले जब मैंने अभिक्रियाओं के प्रकार लिखाए थे तो मैंने उसमें ये लिखवा दी थी। अब अगर कल मैंने नहीं लिखवाई थी तो इसको ब्रैकेट बना के लिख लेंगे, या फिर मैंने पहले लिखवा रखी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अवकरण अभिक्रिया की बात हो गई थी। अवकरण अभिक्रिया क्या हो रही थी, इसमें क्या हो रहा था, हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही थी और ऑक्सीजन में क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। हाइड्रोजन में वृद्धि और ऑक्सीजन में कमी हो रही थी। ठीक है, हाइड्रोजन में वृद्धि और ऑक्सीजन में क्या हो रही थी, हाइड्रोजन में वृद्धि और ऑक्सीजन में क्या हो रही थी भाई बताओ, कमी हो रही थी। ठीक है, हाइड्रोजन में वृद्धि और ऑक्सीजन में क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। ठीक है, अब चलो देखो इसके बाद में क्या हो रहा था, इसके बाद में जो पढ़ रहे थे हम भाई, इसके बाद में हम पढ़ रहे थे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या हो रहा था, एक अभिकारक का तो अपचयन हो रहा था, दूसरे अभिकारक का उपचयन हो रहा था, मतलब उपचयन भी हो रहा था और अपचयन भी हो रहा था। इस अभिक्रिया को हम बोल रहे थे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोल रहे थे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोल रहे थे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई थी। इसके बाद में हमने संक्षारण के बारे में बात की। संक्षारण एक प्रकार की क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। संक्षारण क्या होता है, जब भी कोई धातु या धातु की वस्तु खुले वातावरण में नमी, आर्द्रता या वायु के संपर्क में आ जाती है। नमी, आर्द्रता, वायु या अम्ल के संपर्क में, नमी, आर्द्रता, ठीक है, नमी या आर्द्रता एक ही बात हो गई, वायु और अम्ल के संपर्क में आ जाती है तो धातु की ऊपरी परत क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। जिसे क्या कहते हैं हम, जिसके कारण क्या हो जाती है, धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है। इस प्रक्रम को या इस प्रक्रिया को क्या कहते थे हम, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, संक्षारण में मैंने बता दिया था। ठीक है, देखो चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत का और लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत का चढ़ना क्या कहलाता था, हमारे पास संक्षारण कहलाता था। यहां तक अपन ने बात कर ली थी। देखो भाई मैं तुम्हारे लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं और पूरे प्रयास कर रहा हूं कि तुम्हारा मतलब एक भी चीज ना छूटे। मेरा अभी जो भी मतलब मेरा मैंने जो बनाया हुआ है एम कि मैं इसको मतलब तुम्हारा जो कोर्स रहेगा उसको अर्धवार्षिक तक मैं पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूं। और ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, देखो रेगुलर आप क्लास ले रहे हैं, अगर रेगुलर आप क्लास ले रहे हैं तो इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि सर इसको तो हमने देखा ही नहीं। मैं सारे क्वेश्चन से सारे जितना भी प्रयास होगा ना भाई मुझसे, मैं सारा प्रयास लगाया हुआ हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो
अब देखो संक्षारण की बात हमने कल कर ली थी। संक्षारण में मैं क्या बताया था तुम्हें कि जब भी कोई धातु की वस्तु खुले वातावरण में रह जाती है, चलो देखो रिवीजन हो गया, अब धीरे धीरे बात करेंगे। देखो संक्षारण क्या होता था, जब भी कोई धातु की वस्तु, जब भी कोई धातु या धातु की वस्तु खुले वातावरण में रह जाती है, कहाँ रह जाती है, खुले वातावरण में रह जाती है, तो उसके ऊपर क्या आ जाती है, धातु की पतली परत चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है, धातु की पतली परत। क्या चढ़ जाती है, धातु की पतली परत चढ़ जाती है। ठीक है, चलो देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूं कोरोजन। एक मिनट, O डबल R, देखो देखो इस तरीके से होता है भाई। देखो जैसे तुम्हें यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, जैसे कि तो ये देख लो, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है सभी को। देखो यहाँ पे क्या है भाई, कुछ पार्ट्स पड़े हैं, कुछ लोहे की चीजें पड़ी हुई हैं। इन लोहे की चीजों पर क्या हो गई है, भूरे रंग की परत चढ़ गई है। कैसे रंग की परत चढ़ गई है, भूरे रंग की परत चढ़ गई है। मतलब देखो ये जो पहले लोहा था, लोहा क्या होता है शुद्ध रूप में, मतलब क्या होता है हमारे पास, बिल्कुल साफ होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाल रंग की परत चढ़ गई है, भूरे रंग की, लाल भूरे रंग की परत चढ़ गई है। क्या चढ़ गई है, लाल भूरे रंग की। ठीक है, अब ये क्या हुआ, देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसकी अभिक्रिया को देख रहे होंगे। किसको देख रहे होंगे, इसकी अभिक्रिया को। चलो देखते हैं। ठीक है, इसकी अभिक्रिया को देखते हैं। चलो देखते हैं भाई। चलो देखें। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसकी अभिक्रिया को पढ़ रहे होंगे बेटा। अभिक्रिया को क्या पढ़ रहे होंगे कि इसमें एक अभिक्रिया होती है, इसमें एक अभिक्रिया होती है। देखो जो जंग लगने की प्रक्रिया होती है, क्या होती है, जंग लगने की प्रक्रिया। अब देखो एक चीज और सुनेंगे, यहाँ पे प्रश्न पूछा हुआ था पिछले सालों में, प्रश्न एक पूछा हुआ था क्या, कि लोहे की या लोह धातु की अभिक्रिया भाप के साथ करने पर, किसके साथ करने पर, भाप के साथ करने पर, किसके साथ करने पर, भाप के साथ करने पर। तो बेटा एक चीज याद रखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, लोहा था हमारे पास, क्या था, लोह धातु थी। तो देखो ध्यान से समझेंगे, एफ ई, ठीक है, प्लस में अब देखो भाप जो होती है, भाप, भाप का मतलब समझ रहे हो तुम, जैसे हम पानी को गर्म करते हैं, वेपर जिसको बोलते हैं, वेपर। ठीक है, जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से भाप बनती है। तो भाप कैसे बनेगी भाई, भाप ऐसे बनेगी कि हमने जब मान लो कि कोई इस तरीके से अपने पास लकड़ियां पड़ी हैं, मान लो कोई भी, और यहां से हमने इसको क्या दिया, ऊष्मा दी है किसी को, किसी भी पात्र में हमने क्या दिया, जल भरा, और इसमें से हमने क्या दी, इसको जब हमने गर्म किया तो इसमें से क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी, ऊष्मा। जब ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा मतलब भाप बनेगी, तो उस भाप में क्या होगा, जल होगा। तो H2O के कारण ही तो वो बनेगी भाई। बनेगी कि नहीं बनेगी, बताओ, बनेगी कि नहीं बनेगी भाई, H2O के कारण बनेगी या नहीं बनेगी, बताओ, जल्दी बताएंगे सभी, बताओ, सभी बताएंगे कि भाई जल में जो भाप होगी, जो भाप होगी उसमें जल होगा या नहीं होगा, बताओ, जल होगा या नहीं होगा। बताएंगे भाई सभी, सभी बताएंगे भाई, सभी बताएंगे। सभी बताएंगे भाई, चलो देखते हैं। ठीक है, चलो एक मिनट, कुछ और देख लेता हूँ, कुछ हो तो तुम्हारे लिए। एक मिनट भाई, देखो यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे अपने पास क्या था, लोहा था। क्या था, देखो भाई, सॉरी है ना, बीच में डिस्टरबेंस हो जाता है, कई बार कॉल वॉल आ जाता है। चलो देखो, एफ ही था, लोहा था, लोहे में क्या मिलेगा हमको भाई, जल मिलेगा। क्या मिलेगा, जल। अब भाई हम उसको गर्म कर रहे होंगे तो ऐसा थोड़ी है कि वो जल ही था, नहीं, उसमें तो हवा भी थी भाई। भाप कैसे बनती है, भाप को मतलब जैसे तुम ऐसे लेते हो, उड़ती है ना भाप, क्यों उड़ती है, क्योंकि उसमें जल भी होती है और हवा भी होती है। हवा के लिए उसमें क्या होगा सर, वहां पे जब हवा होगी तो वहां पे सर ये भी है कि वहां पे O2 होगा, मतलब ऑक्सीजन गैस होगी। होगी कि नहीं होगी, बताओ, होगी कि नहीं होगी, सर होगी। अगर होगी तो मुझे ये बताओ कि अब क्या बनेगा, क्या बनेगा सर, यहां जो बनेगा वो बनेगा
Fe2O3, Fe2O3 बनेगा, प्लस में H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O। ठीक है, यहाँ पे देखो भाई हमारे पास लोहा था, क्या था? लोहा था। लोहे पर क्या लगी भाई? लोहे पर देखो हमने क्या बताया कि लोहे की क्रिया किससे हो रही है? भाप से हो रही है। किससे हो रही है? भाप से। अगर भाप से हो रही है तो देखो भाप में क्या होगा? जल भी होगा। देखो एक ही बात है, भाप से अभिक्रिया करा दो या वातावरण में करवा दो, वो सारी बात एक ही बात। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हीट दे देंगे अपन। क्या दे देंगे? हीट दे देंगे। ठीक है, जब हीट दे देंगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इस तरीके से, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा कि भाई यहाँ पे Fe प्लस में H2O प्लस में O2, यहाँ पे अपन ने हीट दी तो क्या बना? Fe2O3 प्लस में H2O। क्या बनेगा? Fe3 प्लस में H2O बन जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड बोल दो, फेरिक ऑक्साइड बोल दो, फेरस ऑक्साइड, जो भी है। ठीक है, चलो यहाँ पे समझ में आ गया। ये वाली अभिक्रिया किसके साथ थी भाई? भाप के साथ अभिक्रिया कर रहे होंगे तो ये वाली अभिक्रिया हो रही होगी। ठीक है, हीट क्यों लिखा है मैंने ऊपर? क्योंकि हमने ऊष्मा दी है जिसके कारण ये सारी चीज हुई है। ठीक है, चलो मैंने जंग का तुम्हें चित्र बता दिया किस तरीके से। ठीक है, दूसरा जंग की अभिक्रिया बता दी। ये है लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया। क्या है ये? लोहे पर इसको लिख लेंगे भाई नोट डालकर, यहाँ पे इस तरीके से नोट डालकर। लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया। ठीक है, कैसे लगेगी? ये भाप के साथ क्रिया करेगा तो क्या लगेगी? वो दोनों एक ही बात है, लगने की अभिक्रिया। ठीक है, भाप के साथ लोहे की अभिक्रिया। ठीक है, इसको लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे भाई जल्दी जल्दी। क्या? भाप के साथ लोहे की अभिक्रिया। ठीक है, चलो इसको सही से लिख देता हूं मैं। ठीक है, लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया या लोहे के साथ भाप की अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो, अब जो हम पढ़ रहे होंगे भाई, ये तो हो गया था जंग लगने का सिस्टम। ठीक है, सारा अपन ने बता दिया, मैंने तुम्हें चित्र बता दिया। लोहे पर जंग कैसे लगते तुमने देखो, कई बार अपने घरों में रह जाते हैं, या फिर लोहे के गेट होते हैं। ठीक है, जैसे टॉयलेट वगैरह में लोहे के गेट होते हैं, तुमने देखा होगा वो नीचे से टूट जाते हैं, ऊपर का बच जाता है। क्यों बच जाते हैं? क्योंकि जैसे अपन टॉयलेट में क्या करते हैं, जैसे पानी वानी काम में लेते हैं, तो वहां का जो नीचे वाला हिस्सा है, गेट का जो नीचे वाला हिस्सा है, गेट का जो नीचे वाला हिस्सा है, वो क्या आ जाता है? पानी वानी के प्रभाव में आ जाता है, तो उसको नमी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? नमी मिल जाती है। जब उसको नमी मिल जाती है, हवा भी मिल जाती है। ठीक है, तो वो क्या कर लेता है? वो क्या कर लेता है? उसके साथ क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है। क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है, और जो आयरन होता है वो आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है। जो आयरन होता है वो किस में बदल जाता है? आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद में देखेंगे भाई, जंग लग तो गई गुरुजी, जंग तो लग गई, अब क्या करना पड़ेगा? जंग से बचाना पड़ेगा चीजों को। जंग से क्या करना पड़ेगा? बचाना पड़ेगा। तो अपन क्या लिखेंगे? जंग से, मतलब जंग से बचाने के उपाय। ठीक है, धातुओं को जंग से बचाने के उपाय, हेडिंग डालेंगे अगली, धातुओं को धातुओं को जंग से बचाने के उपाय। ठीक है, उपाय या तरीके। ठीक है, धातुओं को जंग से बचाने के उपाय या तरीके। सबसे पहले क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि मैं पहला लिख रहा हूं इसमें, इरेजर, देखो मैं पहला लिख रहा हूं भाई इसमें। पहला क्या होगा हमारे पास? पहला मैं लिख रहा हूं, पहले मैं क्या लिख रहा हूं? पहला है स्नेहकों का प्रयोग करके। स्नेहकों, जैसे कि क्या होंगे स्नेहकों में? तेल हो सकता है, ग्रीस हो सकता है। ठीक है, तेल, ग्रीस, या अन्य
तक रहने दो। तेल या ग्रीस स्नेहकों का उपयोग करके, ठीक है, पहला। दूसरा क्या होगा, दूसरा लिखेंगे इसमें पेंट करके लिखेंगे, दूसरा पेंट करके, ठीक है। चलो तीसरा लिखेंगे, इसमें तीसरा लिखेंगे भाई, ठीक है, धातुओं को जंग से बचाने के उपाय, ये इसको बोल देंगे या संक्षारण रोकने के उपाय। एक ही बात है भैया ना, संक्षारण रोकने के उपाय, एक ही बात है। देखो समझना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हर चीज को डबल मीनिंग नहीं लिख पाऊंगा, डबल तरीके से नहीं लिख पाऊंगा, तो सोच समझेंगे धातुओं को जंग से बचाने का उपाय या संक्षारण को रोकने के उपाय, ठीक है, संक्षारण को रोकने के उपाय, ठीक है। जैसा भी आपको ठीक लगे दोनों में से कुछ भी लिख लेंगे, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, अगर उसने कह दिया धातुओं से जंग को बचाने, मतलब धातु है कोई और उस पर जंग लग रही है, तो देखो धातु से जंग का मतलब तो क्या है, लोहे पर जंग लगती है ज्यादातर, तो ठीक है। लेकिन ये वाली क्या है, संक्षारण को रोकने के लिए, तो संक्षारण को रोकने के उपाय, ठीक है, ठीक है। ये वाली चीज ज्यादा सही रहेगी, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको लिख लेंगे, ठीक है। संक्षारण रोकने के उपाय, पहला क्या बताया मैंने, स्नेह को मतलब तेल या ग्रीस का उपयोग करके, दूसरा बताया मैंने पेंट करके, ठीक है। तीसरा लिखेंगे भाई, तीसरा लिखेंगे विद्युत लेपन द्वारा, विद्युत लेपन, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा। चौथा क्या होगा, चौथा होगा अपने पास यशद लेपन, यशद लेपन या जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन, एक मिनट, गैल्वेनाइजेशन द्वारा, ठीक है। चलो देखो क्या क्या चीजें लिखवाई है मैंने, स्नेहकों का प्रयोग करके, मतलब तेल हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, किसी का भी उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, संक्षारण को रोक सकते हैं। किसको रोक सकते हैं, संक्षारण को रोक सकते हैं। दूसरा पेंट करके, क्या करके, पेंट करके हम उसको रोक सकते हैं। तीसरा क्या होगा, विद्युत लेपन द्वारा, क्या होता है, विद्युत लेपन, विद्युत लेपन। और देखो ये दोनों चीजें आपको अलग लग सकती है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो तीसरी चीज क्या है, विद्युत लेपन मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा। चौथी चीज है यसद लेपन, जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन द्वारा, ठीक है। चलो अब देखो ये वाली तो समझ ही गए भाई। जैसे मान लो अपने पास कोई लोहे की चीज है, जैसे मान लो ये रिमोट है, ठीक है, ये रिमोट है अपने पास, ठीक है। ये किसका है, मान लो धातु का है, इसको नहीं लेंगे, दूसरी चीज को ले लेते हैं। चलो ये ले लेते हैं, ये बोतल रखिए, देखो जैसे मान लो ये लोहे, ये क्या है अपने पास, जैसे लोहे की वस्तु है, क्या है अपने पास, लोहे की वस्तु। इसको हमको जंग से बचाना है, किससे बचाना है, जंग से बचाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई भी स्नेहक होगा, जैसे मान लो ग्रीस है, सब कुछ जो भी ग्रीस है या तेल है, जो कुछ भी अपन लगा देंगे। अब अपन ने लगा दिया इसके ऊपर, जब तेल या ग्रीस लगा देंगे, तेल या ग्रीस लगा देंगे, तो ये बताओ क्या हवा के सीधे संपर्क में आ पाएगा क्या, नहीं सर, हवा के सीधे संपर्क में नहीं आएगा। क्या पानी के सीधे संपर्क में आ पाएगा क्या, नहीं सर, पानी के संपर्क में भी नहीं आ पाएगा। जब ये हवा और पानी इनके संपर्क में ही नहीं आ पाएगा, तो क्या इसके ऊपर जंग लगेगी क्या, तुम बोलोगे नहीं सर, इसके ऊपर जंग नहीं लगेगी, ठीक है। तो कैसे बचेंगे, स्नेह को या तेल या ग्रीस का उपयोग करके, क्यों, जैसे मैंने, अब देखो इसमें क्या होगा, अगर वो पूछ ले कि तेल या, मतलब देखो इतना तो अपन को पता ही चल गया कि तेल या मतलब तेल या ग्रीस मतलब स्नेहकों का प्रयोग करके जंग नहीं लगती। वो पूछ लेगा कि तेल या ग्रीस का उपयोग करके लोहे पर जंग नहीं लगती क्यों, तो हम बोलेंगे कि
तेल या ग्रीस को लोहे के ऊपर या किसी भी धातु के ऊपर अगर लगा देते हैं तो उसका धातु की जो सतह होती है उसका वायु से सीधा संपर्क नहीं रहता, ठीक है, या धातु जो होती है वायु के सीधे संपर्क में नहीं आ पाती, ना ही वह जल के संपर्क में या नमी के संपर्क में आ पाती है। जब वह जल और नमी के संपर्क नमी और हवा के संपर्क में नहीं आ पाती तो उस पर संक्षारण नहीं होता। देखो ये बेसिकली चीज है जो माइंड में रखनी है, याद रखनी है, लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अगर आ जाए तो क्या करना है, ठीक है। देखो हमको इस तरीके से तैयार होना पड़ेगा। साइंस में भी पिछली बारों में पिछली बार मतलब लास्ट ईयर थे उनमें बहुत सारी चीजें पूछी हैं। उसने क्या क्या पूछा है अब देखोगे, मैं प्रश्न बताऊंगा तुम्हें कल या परसों, ठीक है। देखो पेंट करके तुम जानते हो घरों में भाई अपन ने क्या होता है, जैसे मान लो पंखा है या कूलर देखा होगा तुमने, अब गर्मियां पड़ रही हैं तो कूलर देखा होगा। कूलर पे अपन क्या करते हैं, उसमें उसकी बॉडी पर क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, भाई जंग नहीं लगेगी इससे, क्या नहीं लगेगी, जंग, तो पेंट करके। तीसरा होता है विद्युत लेपन। क्या होता है, विद्युत लेपन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, इसमें विद्युत की सहायता से अपन क्या करते हैं, धातु की एक पतली परत चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ा देते हैं, धातु की सहायता से, विद्युत की सहायता से धातु की क्या चढ़ा देते हैं, परत चढ़ा देते हैं किसी भी धातु के ऊपर, ठीक है, धातु के ऊपर ही धातु की परत चढ़ा देते हैं। जैसे तुमने देखा होगा मोटरसाइकिल देखी है, मोटरसाइकिल में पीछे का जो मतलब इस तरीके बैठने के बाद में जो पकड़ने का होता है, आजकल तो प्लास्टिक का आने लग गया, लोहे वाला भी तुमने देखा होगा, ठीक है। तो तुम देखना उस लोहे वाले के ऊपर भी कई बार वहां से मतलब हटाओगे ना उसको, जैसे थोड़ा थोड़ा सा हटने लग जाता है, कई बार वो क्या होने लग जाता है, हटने लग जाता है। जब तुम देखोगे उसमें थोड़ी सी टाइट सी, मतलब वो ऐसे लगता है जैसे टाइट वाला वो कर रखा हो, लेकिन वो लोहे की वो होती है, अपने धातु की क्या होती है, वो परत होती है, उसको बोलते हैं क्या, विद्युत लेपन। क्या बोलते हैं, विद्युत लेपन। वो चमकदार होती है ना भाई, चमकदार होती है ना, उसको बोलते हैं विद्युत लेपन, ठीक है। चौथी आती है अपने पास यशद लेपन। क्या आती है, यशद लेपन, जिसको जस्तीकरण भी बोलते हैं और गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। तीनों नाम इसी के हैं, यशद लेपन, जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे, गैल्वेनाइजेशन, जस्तीकरण या यशद लेपन, ठीक है। वो पूछ लेगा कि यशद लेपन किससे बचाव का उपाय है, या यशद लेपन क्या है, संक्षारण से बचाव है, विकृतगंधिता से बचाव है, या उपचय मतलब वो पूछ लेगा कि मतलब विस्थापन से अभिक्रिया से बचाव है या द्विविस्थापन अभिक्रिया से। तो तुम बताओगे कि जो यशद लेपन है वो संक्षारण से बचाव का उपाय है। किससे बचाव का उपाय है, संक्षारण सा। जस्तीकरण क्या है, गैल्वेनाइजेशन क्या है, ये तीनों एक ही चीज है। अभी जस्तीकरण क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन, यशद लेपन क्या होता है, में क्या करते हैं हम, जो धातु होती है, जो भी क्या होती है, लोहा होता है, लोहा होता है। जब हमने सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी तो उसमें तुमने देखा होगा कि लोहा क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है, किससे, जिंक से, ठीक है। जैसे केदारनाथ का माली आलू जरा फीके, ठीक है, जरा फीके। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, अब जैसे कोई बहुमूल्य धातु अपने पास, क्या है, बहुमूल्य धातु, मतलब जिसका प्राइस क्या है, महंगा है, मतलब महंगी चीज है वो। अब उसको अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको अपन को सुरक्षित रखना पड़ेगा। अगर उसको सुरक्षित रखना है तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ा देंगे। जिंक बोल दो या जस्ता बोल दो। तो जब क्या करते हैं, जब भी हम किसी धातु पर, जब भी किसी बहुमूल्य धातु पर हम जिंक की पतली परत चढ़ा देते हैं, हम क्या कर देते हैं, जिंक की पतली परत चढ़ा देते हैं। क्यों, ताकि उसकी मतलब जो दूसरी बहुमूल्य धातु है उसका संक्षारण नहीं हो, वह खराब नहीं हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, धातु पर जिंक की पतली परत चढ़ा देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जस्तीकरण बोलते हैं, ठीक है। देखो प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा, मैंने तुम्हें ओनली थोड़ी सी नॉलेज के लिए बताई है, ठीक है। तो ये वाली चीज लिखेंगे सभी, और इसके बाद में आगे बढ़ेंगे अपन, और अगला वाला टॉपिक होगा हमारा पास क्या, विकृत गंधिता, ठीक है, लिखेंगे। आगे बढ़े, चलो इसमें लिखेंगे आगे विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, और इस विकृत गंधिता में लिखेंगे जब कोई जब कोई जब कोई वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री, जब कोई वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री खाद्य सामग्री लंबे समय तक खाद्य सामग्री लंबे समय तक लंबे समय तक खुले वातावरण में
वायु, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो संक्षारण में क्या हो रहा था, धातु के ऊपर लग रहा था, इसमें खाद्य सामग्रियों के साथ होगी ये घटना। किसके साथ होगी, खाद्य सामग्रियों के साथ घटना होगी। और इसमें क्या होगी, इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। क्या होगी, ऑक्सीकरण। जो भी खाद्य पदार्थ होंगे उनका ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण होने के कारण उनकी गंध में, उनके स्वाद में परिवर्तन आ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता बोलेंगे, ठीक है। देखो जब कोई वसायुक्त, देखो लिखते जाया करो साथ साथ, है ना, कोशिश किया करो जल्दी से लिख, साथ साथ लिख ले, ठीक है, या बाद में उतार लिया करो, फिर उसी हिसाब से तुम देख लिया करो क्लास को, ठीक है। चलो, जब कोई वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक, मतलब क्या होती है, खुले वातावरण में वायु, ठीक है, वायु के संपर्क में, वायु के संपर्क में, लिखेंगे आगे, वायु के संपर्क में, वायु के संपर्क में रह जाती है, रह जाती है, तो जब कोई वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक खुले वातावरण में वायु के संपर्क में रह जाती है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो क्या हो जाता है भाई, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे बेटा। क्या हो जाएंगे, उपचयन, ठीक है, उपचयन। जब कोई वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक खुले वातावरण में वायु के संपर्क में रह जाती है तो उसका ऑक्सीकरण मतलब उपचयन हो जाता है। उपचयन है भैया, अपचयन नहीं है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। उपचयन, चयन हो जाता है जिसके कारण खाद्य सामग्री के कारण खाद्य सामग्री के स्वाद व गंध में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रक्रम को या परिघटना को, इस घटना को लिखेंगे, इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। गंधिता हैं, ठीक है। चलो उतारेंगे जल्दी जल्दी उतारेंगे। जब कोई वसायुक्त, उतारते जाएंगे, मैं बोलता जाऊंगा, तुम्हें बस ओनली सुनना है और लिखना है, ठीक है। चलो, जब कोई वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री, जब कोई वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक वातावरण में वायु के संपर्क में रह जाती है, तो उसका ऑक्सीकरण का अर्थात मतलब उपचयन हो जाता है, जिसके कारण खाद्य सामग्री के स्वाद व गंध में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वाद व गंध में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को या इस परिघटना को या इस प्रक्रम को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। आ गया बात समझ में, सभी के आ गई बात समझ में, ठीक है। अब चलो, अब हेडिंग डालेंगे विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। देखो इसमें क्या क्या चीजें थी समझो। विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो गर्मी का समय है, अब हम क्या करते हैं, जैसे सब्जी बना ली, अब अगर हम सब्जी को क्या रख देते हैं थोड़ी देर, मतलब जैसे सुबह की सब्जी है और उसको अपन ने शाम तक क्या रख दी, जैसे मान लो रखी रह गई, वो बिना फ्रिज के, मतलब ऐसे खुले में रह गई, तो तुम देखोगे कि वो शाम के टाइम पे बूस जाती है। बूसने का मतलब उसमें बासी हो जाती है। क्या हो जाती है, बासी, मतलब उसमें बास आने लग जाती है। बास का मतलब होती है दुर्गंध, क्या होने लग जाती है, दुर्गंध आने लग जाती है, खट्टी
मतलब उसमें बदबू आने लग जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो सब्जी क्या हो गई है, बासी हो गई है, वो सब्जी बूस गई है ना। उसी को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, विकृत गंधिता बोल रहे हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब गंध में विकृति आ गई, गंध में विकृति आ गई। गंध में क्या आ गई, विकृति। मतलब गंध का मतलब क्या हो गई, उसकी जो खुशबू है, बदबू है, जो भी है, मतलब उसकी जो गंध है उसमें विकृति आ गई, मतलब खराबी आ गई। तो गंध में क्या आ गई, खराबी। अब गंध में लोहे में तो आएगी नहीं, खाद्य सामग्रियों में आएगी। और इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही होगी, कौन सी अभिक्रिया हो रही होगी, उपचयन अभिक्रिया हो रही होगी, ऑक्सीकरण हो रहा होगा। इनमें जो खाद्य वस्तुएं थी उनका ऑक्सीकरण हो रहा होगा, और इसी को हम क्या बोल रहे होंगे यहाँ पे, विकृत गंधिता बोल रहे होंगे। तो विकृत गंधिता जब कोई वसायुक्त तेलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक खुले वातावरण में वायु के संपर्क में रह जाती है। देखो इसको ध्यान से याद करेंगे, इसको क्या है मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं, पीछे की चीज होती है लास्ट में। सब इसमें से क्या पढ़ लेते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और ये पढ़ लेते हैं, और पूछ लेता है इसमें से, तो अपने डब्बे गुल हो जाते हैं फिर बाद में, है ना। चलो, तो विकृत गंधिता नाम से पता चल रहा है कि गंध में विकृति आ जाती है, गंध में खराबी आ जाती है। गंध में जब खराबी आएगी तो स्वाद में परिवर्तन आएगा। अब किस में आएगा, वसायुक्त तेलीय जो खाद्य पदार्थ है उनमें आएगा। तो ये क्या होते हैं, जब भी कोई वसायुक्त तेलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक वातावरण में वायु के संपर्क में खुले में रह जाती है, लंबे समय तक, ठीक है। अगर खुले में लंबे समय तक रह जाती है और वायु के संपर्क में आ जाती है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और उसकी स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, और इस घटना को क्या कहते हैं, हम विकृत गंधिता कहते हैं। आ गई बात समझ में। चलो अब हेडिंग डालेंगे दूसरी, विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। विकृत गंधिता को, चलो एक मिनट, तो लिखेंगे विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। विकृत गंधिता, सही दिख रहा है क्या, सिस्टम में काम नहीं चल रहा भाई सबका। चलो यहाँ पे लिखेंगे विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। रोकने के उपाय। है विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, ठीक है। इसमें लिखेंगे पहली चीज, देखो किस किस तरीके से रोक सकते हैं भाई। अगर वो मान लो हवा के संपर्क में आ रही है, अगर वायु के संपर्क में आ रही है, तो हम ऐसा करें कि उसको वायु के संपर्क में आने ही ना दे, वायु के टच ही नहीं हो उसके। तो क्या करें भाई, उसको हम क्या करें कि जो ऐसा डब्बल है, जैसे ये बोतल है, मान लो ये क्या है अपने पास, ये बोतल है, इस बोतल को टाइट बंद कर दिया, तो इसके अंदर हवा जाएगी क्या, हवा जाएगी क्या, नहीं जाएगी सर। तो हम क्या करेंगे कि जो भी खाद्य सामग्री है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, टाइट डब्बे, मतलब टाइट बंद डब्बे में, टाइट बंद डब्बे में या वायुरोधी बर्तन में रख सकते हैं। किस में रख सकते हैं, वायुरोधी बर्तन में। वायुरोधी बर्तन का मतलब होता है जिसमें से वायु आर पार नहीं हो सके, वायु उसके अंदर नहीं जा सके, उसको बोलते हैं वायुरोधी बर्तन। क्या बोलते हैं, वायुरोधी बर्तन बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो खाद्य सामग्रियों को वायुरोधी बर्तन में रखकर। अच्छा, दूसरी चीज क्या हो सकती है सर, दूसरी चीज हो सकती है अगर उनमें क्या कर दिया जाए, हम जो भी मतलब वस्तुएं हैं उनको अक्रिय गैसों के संपर्क में रखें। किस में रखें, अक्रिय गैसों के संपर्क में। अक्रिय गैसें कैसे, अक्रिय गैसें कैसे होती हैं, अक्रिय गैसें ऐसी गैसें होती हैं जो किसी से भी क्रिया नहीं करती, जो किसी से भी क्रिया नहीं करती, अक्रिय गैस कहलाती है। गुरुजी कौन कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है बेटा, आर्गन होती है, ठीक है। ये क्या होती है, सारी की सारी, नाइट्रोजन हो गई, आर्गन हो गई, हीलियम हो गई, ये सारी अक्रिय गैसें होती हैं। क्या होती हैं, अक्रिय गैसें, ठीक है। अक्रिय गैसें होती हैं। अक्रिय गैसें का मतलब ऐसी गैसें होती हैं जो किसी से भी क्रिया नहीं करती, ठीक है। तो अब क्या करें, अब देखो दूसरी ये बात हो गई। तीसरा है शीतलकों का उपयोग करके। शीतलों का मतलब क्या है भाई, कूलर का प्रयोग करके। जैसे कि अपन जो फ्रिज है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर होता है अपने, जिसको फ्रिज बोलते हैं अपन, उस फ्रिज में अपन क्या करें, अगर उस फ्रिज में अपन सब्जी वब्जी रख देते हैं तो वो खराब होती है क्या, नहीं सर खराब नहीं होती। तो तीसरी चीज क्या हो गई, शीतलकों का प्रयोग करके। शीतलकों अलग लग रहा है तुम्हें, लेकिन मैं बोलूं कूलरों का उपयोग करके तो तुम्हारे समझ में आया। कूल का मतलब ठंडा, ठंडा का
मतलब शीत, और कूलर का मतलब जो ठंडा करने वाला है उसको बोलते हैं शीतलक। क्या बोलते हैं? शीतलक। और जब बहुत सारे हो जाएंगे तो शीतलकों, तो शीतलकों का प्रयोग करके। ठीक है। तीसरी, और इसके अलावा क्या हो सकता है बताओ? इसके अलावा और क्या हो सकता है? देखो 3 चीजें बताई मैंने। वायुरोधी बर्तनों का प्रयोग करके, वायुरोधी बर्तनों का या वायुरोधी डब्बे का प्रयोग करके, अक्रिय गैसों को प्रयोग में लेके। ठीक है। तीसरा मैंने क्या बताया? तीसरा मैंने क्या बताया? शीतलकों का प्रयोग करके। तो चलो इनको लिखते हैं पहले तीनों को, और अब लिखेंगे तीनों को। ठीक है, चलो लिखेंगे पहला। हाँ, एक चीज और होती है, प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर। क्या मिलाकर? प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर, मतलब एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण होने से रोकते हैं। वस्तुओं को क्या करते हैं? जो पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ, उनको ऑक्सीकरण होने से क्या करते हैं? रोकते हैं। तो पहला लिखेंगे, पहला यही लिखेंगे, पहला लिखेंगे। ठीक है, चलो में लिखेंगे क्या? लिखेंगे भाई पहला, पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे प्रतिऑक्सीकारक, ऑक्सी। ठीक है, लिखेंगे प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाकर, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाकर, पदार्थ मिलाकर। ठीक है, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाकर। दूसरा देखेंगे भाई, दूसरा अपने पास क्या होगा? दूसरा अपने पास क्या होगा? दूसरा होगा वायुरोधी, वायुरोधी बर्तनों में। लिखेंगे यहां पे वायुरोधी बर्तनों में, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर। ठीक है, तीसरा लिखेंगे भाई इसमें, तीसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे वायु को हटाकर, वायु को हटाकर वायु को हटाकर उनके स्थान पर, रहने दो इसको, उनके स्थान पर वायु को हटाकर, यहां पे लिखेंगे वायु को हटाकर अक्रिय गैसों, अक्रिय गैसों में लिखेंगे हीलियम। ऐसे होता है हीलियम। ऐसे होता है कि हीलियम। अजीब लग रहा है, अजीब लग रहा है मतलब गलत है। ये भी नहीं, छोटा ही लिया आएगा। हीलियम ये पता ही नहीं क्या हो रहा आज करीब। हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन। ठीक है, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन। वायु को हटाकर अक्रिय गैसों को, ये गैसों का प्रयोग करके, अक्रिय गैसों का प्रयोग करके। ठीक है, चौथा और लिखेंगे एक बार इसमें, प्रशीतकों का उपयोग करके या शीतलकों का, प्रशीतकों, ब्रैकेट में लिखेंगे शीतलकों। ठीक है, शीतलकों, शीतलकों को क्या बोलते हैं मतलब? शीतलकों ही लिख लो, ठीक है, बोलेंगे और
ठीक है, शीतलकों का प्रयोग करके। चलो अब मैं एक एक घर के उदाहरण दे के जल्दी जल्दी से समझा देता हूँ, ठीक है, समझेंगे सभी। देखो, विकृत गंधिता को रोकने के उपाय में पहला होता है प्रतिओक्सीकारक पदार्थ मिलाकर। क्या होता है? प्रतिओक्सीकारक पदार्थ मिलाकर। तुमने देखा होगा कई बार अपन क्या करते हैं, कोई चीज बनाते हैं, जैसे अचार अचार बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे डाल देते हैं कि जैसे भाई इसी खराब नहीं हो, ठीक है, तो उनको बोलते हैं प्रतिओक्सीकारक। प्रतिओक्सीकारक क्या होते हैं? प्रतिओक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं, देखो कोई चीज होती है अपन ये कहते हैं इसमें ये मिला देंगे तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे में इसको मिला देंगे तो इसमें ये खराब नहीं होगा, इसको ये कर देंगे तो वो क्या होते हैं? प्रतिओक्सीकारक होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिओक्सीकारक। प्रतिओक्सीकारक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीकरण से बचाते हैं। जो भी प्रतिओक्सीकारक क्या होते हैं? प्रतिओक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं, प्रतिओक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को नहीं होने देते, ऑक्सीकरण की ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को नहीं होने देते। ऑक्सीकारक और ये प्रति का मतलब होता है जो इसका विरोध कर रहा हो, मतलब ऑक्सीकरण का जो विरोध कर रहा हो वो क्या होगा? प्रतिओक्सीकारक होगा। प्रतिओक्सीकारक पदार्थ मिलाकर। दूसरा क्या है? वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर, ठीक है। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री कैसे रखेंगे भाई? जैसे तुमने अचार का डब्बा देखा, तुमने देखा होगा अचार के डब्बे को क्या करते हैं अपन? टाइट बंद करते हैं। क्यों? अगर टाइट बंद नहीं करते तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और उसके ऊपर तुमने देखा होगा सफेद सफेद सी परत छा जाती है, जिसको बोलते हैं कवक। कवक का मतलब फफूंद सी छा जाती है। देखा है तुमने? नहीं देखा हो तो अब की बार खुले रखना, और जब घर वालों से खाना झापट, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये क्या होता है, वायुरोधी बर्तनों में रखना क्यों जरूरी होता है, और अगर नहीं रखोगे तो क्या हो जाएगा अचार का, ठीक है। तो वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर। तीसरा, वायु को हटाकर अक्रिय गैसों जैसे कि हीलियम, नाइट्रोजन व आर्गन, हीलियम, नाइट्रोजन व आर्गन, इसका उपयोग करके। तो अब कैसे भाई? जैसे चिप्स की थैली आती है तुम्हारे, ठीक है, जब चिप्स की थैली होती है तो उस चिप्स की थैली में से क्या करते हैं? जो हवा होती है ना, हवा का मतलब देखो यहाँ पे अलग चीज होती है, वायु अलग चीज। अब तुम कहोगे जी ये भी तो हवा ही है, अरे हवा नहीं है नालायको। हवा में क्या होता है? जो वायु होती है ना, उसमें बहुत सारी गैसों का मिक्सर होता है, मतलब बहुत सारी गैसों का मिश्रण होती है वायु। यहाँ पे क्या है? हीलियम, नाइट्रोजन, ये अलग स्पेसिफिक गैसें हैं। क्या है? स्पेसिफिक मतलब ये प्योर मतलब गैस है, ठीक है। जैसे कैसे भाई? हीलियम अलग हो गई, नाइट्रोजन अलग हो गई। अगर इन तीनों चारों को मिला देंगे, सारी गैसों को मिला देंगे तो वो बन जाती है वायु। क्या बन जाती है? वायु, ठीक है। ये वायु का ही भाग है भाई, है ना। तो देखो हम क्या करेंगे कि वायु को हटा देंगे और अक्रिय गैसों में जिसमें मतलब हीलियम है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, इनका प्रयोग कर लेंगे। अब क्या कहाँ पे काम में लेते हैं? चिप्स खाते हो तुम? अंकल चिप्स है और लेज है, कौन कौन सी आती है पता नहीं, बालाजी फालाजी उठपटांग गल्ले सारे बहुत सारे चलने लग गए आजकल, उनको छोड़ो, अपन को चिप्स से मतलब नहीं है, मुंह में पानी आ रहा है फालतू में, दिमाग की माँ बहन नहीं करनी है ना। चलो देखो, ठीक है। वायु को हटाकर अक्रिय गैसों जैसे कि हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, इनका प्रयोग करके, ठीक है। तो चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? क्योंकि अक्रिय गैस होती है। प्रश्न पूछता है वो नाइट्रोजन की, मतलब जो चिप्स की थैलियां होती है, जो चिप्स के पैकेट होते हैं, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है और क्यों भरी जाती है? तो हमें बताना है कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स की जो थैलियां होती हैं, उनमें अक्रिय मतलब नाइट्रोजन को भरा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होती है? अक्रिय गैस होती है। कौन सी गैस होती है? अक्रिय गैस होती है। यह खाद्य सामग्री के साथ कोई क्रिया नहीं करती, जिसके कारण उसके स्वाद व गंध में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात विकृत गंधिता नहीं होती। इसलिए हम क्या करते हैं? चिप्स के पैकेट में, चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन गैस डालते हैं बेटा। कौन सी गैस डाली जाती है? नाइट्रोजन गैस। अब है प्रशीतकों या शीतलकों का प्रयोग करके। तो तुमने देखा होगा, जैसे मैंने अभी बताया कि सब्जी को हम क्या करते हैं? सब्जी को हम किस में रख देते हैं? किस में रख देते हैं भाई? अपन किसमें रख देते हैं? बताओ किसमें रख देते हैं? फ्रिज में रख देते हैं। तो मतलब प्रशीतक का मतलब क्या है? जो ठंडा करता हो। तो फ्रिज जो होता है वो ठंडा करता है कि नहीं करता? हाँ सर, ठंडा करता है। तो प्रशीतकों का प्रयोग करके, ठीक है, ठीक है। आ गई बात समझ में यहाँ तक? चलो, ये चैप्टर हो चुका है भाई तुम्हारा पूरा। क्या हो चुका है? चैप्टर पूरा। अब देखो, अब इसका मैं क्या करूंगा, अभी एक बार अभी रिवीजन करा रहा हूं अभी, ठीक है, हाथों हाथ अभी एक रिवीजन करा रहा हूं मैं, और उसके बाद में हम क्या करेंगे? इसके बाद में हम क्या करेंगे? जैसे ही रिवीजन हो जाएगा, कल आपकी क्लास रहेगी, तो उसका कल की क्लास में हम क्या करेंगे? देखो समझो, मैंने आपके लिए देखो एक चीज़ तैयार किया, आपको लगेगा। देखो अभी मैं क्या है, उसी पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। देखो कहाँ पे गया? देखो मैं बहुत सारा प्रयास कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपका कुछ भी ना छूटे। पिछली सालों के देखो, मैं आपको उस स्टेज तक की तैयारी करा दूंगा जिसके बाद में आपको ना तो डैश वर्क खरीदने की जरूरत, ना संजीव खरीदने की जरूरत, ना एक्सीलेंट खरीदने की जरूरत, मतलब कोई भी गाइडेंस या गाइड वाली बुक होती है उनको खरीदने की जरूरत ही नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मैंने उन सबको पढ़कर उन सबका कॉम्बिनेशन चीज ला के मैं तुम्हें वो चीजें दे रहा हूँ मैं, ठीक है।
क्या भाई ये देखो अभी खुल नहीं रहा। बाकी देखो मैंने है ना तुम्हारे लिए, देखो ये तुम्हारे क्या है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से दिखेंगे नहीं शायद, ऐसे दिखाता हूँ दिख जाते हैं तो देखो ये क्या है भाई, दिख रहा है क्या तुम्हें? चलो नहीं दिखेगा। देखो इसमें क्या है भाई, तो मैंने तुम्हारे जो पिछले सालों के क्वेश्चंस है देखो, और दिखा देता हूँ तुम्हें है ना, ये इस तरीके से डाउनलोड्स पे जाके, ये है तुम्हारे 2022 का क्वेश्चन पेपर, देखो दिख रहा है सभी को 2022 का, देखो अब दिखेगा क्या है, दिख रहा क्या ये है क्या 2022 का, ठीक है नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। देखो 2022 का क्वेश्चन पेपर निकाला, ठीक है, इसके बाद में 2023 का, 2024 का और 2025 का, इन चारों क्वेश्चन पेपर से मैंने जो भी तुम्हारे पहले चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव मतलब जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका मैंने कंपाइलेशन कर दिया है, सबको मैंने एक साथ लिख दिया है, ठीक है। अब हम कल उनके बारे में चर्चा कर रहे होंगे, चल कल मैं उनको समझा रहा हूँगा, ठीक है। फिर परसों के दिन हम क्या कर रहे होंगे, जो भी एबेसेदा वाले क्वेश्चन है, ठीक है, मैं एबेसेदा वाले क्वेश्चन आपको इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप यूँ कहोगे कि सूर्य जी मजे आ गए, ठीक है। क्यों मजे आ गए? क्योंकि मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारा पूरा चैप्टर का रिवीजन एक बार मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके थ्रू हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। देखो आपकी एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर आती है, जो भी तुम्हें लगता है ना कि बाहर से क्वेश्चन आए, वो बाहर से नहीं आते, वो एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आते हैं। मैंने एग्जाम्पलर को कवर किया है, तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक को कवर किया है पूरा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मतलब जितने भी थे वो किए हैं, और जो भी अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि अब जो ये जिसने ये 10वीं की क्लास पढ़ ली उसके बाद में उसको कंपटीशन में मतलब जब तक आप नौकरी लगोगे तब तक पढ़ने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर को, तो ठीक है, इस चैप्टर को जब तक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो तुम्हें वहां पे जाके नहीं मिलेगा। तुम बोलोगे गुरुजी ये तो आपने पहले ही पढ़ा दिया था 10वीं में, बेटा 10th तक की ही साइंस आती है और मैं उसमें सारी चीजें कवर कर रहा हूं आपको, ठीक है ना। चलो अब हम इसका रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, रिवीजन करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट करें। देखो चैप्टर तुम्हारा पूरा हो चुका है, कोई चीज नहीं आई है तो उसको कमेंट करके बताएंगे, हम डाउट सेशन में उसका वो चीज ले लेंगे, ठीक है। चलो देखो 1 मिनट, और अभी क्या करेंगे हम, अभी क्या करेंगे, देखो रिवीजन करते जाएंगे भाई आप साथ साथ, ठीक है। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, एक बार इसका रिवीजन मार देते हैं और फिर इसके बाद में हम हमारी क्लास को मतलब यहीं पे रोक देंगे, ठीक है। चलो देखो अपना पहला चैप्टर था, मैंने तुमसे बोला था ना मैं एक बार लास्ट में जब पूरा मतलब चैप्टर हो जाएगा तो एक बार रिवाइज कर दूंगा। तो चलो देखो क्या क्या रिवाइज करना है। सबसे पहले हमने जो बात करी थी चैप्टर में, हमने बात की थी किसकी, हमने जब बात की थी बेटा वो बात की थी हमने विज्ञान की, ठीक है। देखो शुरू से पढ़ा रहा हूँ भाई मैं, जो भी अपन ने जीरो से जो भी स्टार्ट किया था, ठीक है। चैप्टर देखो अपना पूरा हो चुका है, चैप्टर की पूरी वो चैप्टर अपना पूरा हो चुका है, ठीक है। चैप्टर में कुछ भी बाकी नहीं रह रहा। अब अपन क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो देखो समझेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा, विज्ञान के बारे में पढ़ा। मैंने बताया विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस में ज्ञान, जिसका अर्थ होता है विशेष, और ज्ञान का मतलब होता है किसी चीज के बारे में अच्छी पूर्णतया जानकारी होना, ठीक है। अच्छी तरीके से या पूर्णतया जानकारी होना, वो क्या कहलाती है, विज्ञान कहलाती है। अर्थात प्रकृति से प्राप्त वह ज्ञान जो प्रयोगों द्वारा पुष्ट हो, प्रकृति से प्राप्त वह ज्ञान जो प्रयोगों द्वारा पुष्ट हो, सुव्यवस्थित हो, क्रमबद्ध हो, क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है, ठीक है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारे मैंने इसके बारे में बताया कि भाई विज्ञान जो होता है इसकी 3 शाखाएं होती हैं, जिनमें से पहली कौन सी शाखा होती है, पहली होती है तुम्हारे रसायन विज्ञान, दूसरी है अपनी जीव विज्ञान और तीसरी है भौतिक विज्ञान। इन तीनों के बारे में अपन पढ़ रहे होंगे। रसायन विज्ञान के जनक मैंने बताया था एंटोनी लेवोजियर को, दूसरा भौतिक जीव विज्ञान का जनक जो मैंने बताया था अरस्तु को, और भौतिक विज्ञान के जनक किसको बताया था मैंने, भौतिक विज्ञान के जनक बताया था तुम्हें मैंने न्यूटन को, न्यूटन को बताया था, ठीक है। क्या बताया था, न्यूटन को। रसायन विज्ञान में रसायनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जीव विज्ञान में हम क्या करेंगे, जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, उनके जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिक विज्ञान में हम क्या कर रहे होंगे, जो भी हमारे व्यवहारिक चीजों में जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा के स्वरूप होते हैं, गति, कार्य, बल, इनके बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे, ठीक है। ये वाली चीज मैंने बताई थी। उसके बाद में मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ प्रतीक बताए थे जिनमें मैंने 30 तत्व लिखाए थे, जिनमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सारी चीजें अपन ने बात कर ली थी। उसके बाद मैंने कुछ सूत्र बताए थे जिसमें अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बात की थी। अब दूसरा चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो उनके बारे में और गहराई से अपन पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तीसरी चीज क्या थी अपने पास, तीसरी चीज क्या थी, देखो इसके बाद में हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया ऐसी मतलब जब भी कोई पदार्थ स्वयं से या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुणों वाला एक या एक से अधिक पदार्थ बनाता है, एक या एक से अधिक
भिन्न गुणों वाला पदार्थ बनाता है उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद में मैंने बताया था इसमें तीन चीजें होती हैं, सॉरी दो चीजें होती हैं, एक तो होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, मतलब तीर के निशान से पहले जो होते हैं अभिकारक कहलाते हैं, तीर के निशान के बाद में जो होता है उत्पाद कहलाता है। उसके बाद मैंने तुम्हें उत्प्रेरक बताया, मंदक बताया। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो रासायनिक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। मंदक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को धीमा कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने जो पढ़ा था, इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद मैंने अभिकर्मक बताया था। अभिकर्मक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को उत्पन्न करते हैं, वो अभिकर्मक होते हैं। ठीक है, देखो पूरे चैप्टर का रिवाइज करवा रहा हूं, जैसे तुम कहोगे सर 12-13 क्लास हो गई, लेकिन मैं तुम्हें एक मतलब 7-8 मिनट में ही पूरा का पूरा कवर करा रहा हूं। ठीक है, अब देखो उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन पढ़े थे। रासायनिक परिवर्तन मैंने बताया था कि ऐसे परिवर्तन होते हैं जो स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसमें नया पदार्थ नहीं इसमें नया पदार्थ बनता है, और यह कैसी अभिक्रिया होती है, अनुत्क्रमणीय प्रकार की अभिक्रिया होती है, मतलब इसको दोबारा वापस उसी रूप में नहीं लाया जा सकता। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। दूसरा उसके अलावा क्या होता है, नया पदार्थ नहीं बनता, उसके अलावा यह उत्क्रमणीय प्रकार की अभिक्रिया है, और इसमें जो परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है। इसके बाद में हमने क्या बात की थी, इसके बाद में हमने समीकरण की बात की थी। समीकरण मैंने तुम्हें बताया था, समीकरण क्या होती है, एक ऐसा कथन होता है जिसमें दोनों वाक्यों को, मतलब जो दोनों पक्ष होते हैं उनको बराबर करना होता है। इसमें हमने शब्द समीकरण पढ़ी और रासायनिक मतलब रासायनिक समीकरण पढ़ी। शब्द समीकरण ऐसी समीकरण होती है जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों को शब्दों के रूप में लिखा जाता है, शब्द समीकरण कहलाती है। रासायनिक समीकरण ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों को उनके सूत्रों के रूप में, प्रतीकों के रूप में और चिन्हों के रूप में लिख देते हैं, रासायनिक समीकरण कहलाती है। इतना हमने बात कर ली थी। अब देखो ये सारा पढ़ा है ना अपन ने। इसके बाद में हमने क्या बात की थी कि जो रासायनिक समीकरण होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो संतुलित और एक होती है असंतुलित। असंतुलित रासायनिक समीकरण को ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, इसमें ये बताया था मैंने कि असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होती है जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादकों को, अभिकारकों के परमाणु का कुल द्रव्यमान उत्पाद के परमाणु के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं होता, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। हमने उदाहरण देखे थे। फिर उसके बाद हमने रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण देखे थे। संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसी समीकरण होती है जिसमें अभिकारकों के परमाणु का कुल द्रव्यमान उत्पाद के परमाणु के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, वो कहलाते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। मैंने तुम्हें बताया था रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करने के लिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारकों के परमाणु का कुल द्रव्यमान, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के परमाणु का कुल द्रव्यमान उत्पाद के परमाणु के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात द्रव्यमान न तो पैदा किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, अभिक्रिया के पहले भी उतना ही होता है और अभिक्रिया के बाद में भी उतना ही होता है। इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, उसके बाद में हमने पढ़ा भाई ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी अपन ने। फिर हमने देखा था कि समीकरण को संतुलित कैसे करना पड़ता है। समीकरण को संतुलित करने के स्टेप होते हैं जिनमें हमने क्या देखा था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे अधिक परमाणुओं वाला जो तत्व है उसको देखेंगे, मतलब सबसे अधिक परमाणु किस में है वो वाली चीज़ देखेंगे, उसको हम संतुलित करेंगे। उसके बाद में एक एक करके सभी को संतुलित करेंगे। उसके बाद में भौतिक अवस्था को तीर के निशान पर लिखेंगे और उनकी मतलब जो परिस्थिति है उसको, परिस्थिति को तीर के निशान पर और भौतिक अवस्थाओं को उनके आगे लिख देंगे, जैसे ठोस द्रव गैस वाली। ठीक है, परिस्थिति का मतलब ताप दाब प्रकाश प्रकाश ऊष्मा ऊष्मा किस पे लिख रहे थे हम, तीर के निशान पर। एक चीज और बताई थी मैंने, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हम एक चीज और याद रखेंगे कि जो भी रासायनिक समीकरण का जो गुणांक होगा वो पूर्णांक होगा। क्या होगा, पूर्णांक होगा, पॉइंटों में मतलब दशमलव में नहीं होगा, भिन्नों के रूप में नहीं होगा, वो पूर्णांक ही होगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या पढ़ा था अपन ने, इसके अलावा हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जिनमें हम संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी हमने। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया मैंने क्या बताया था, ऐसी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद में वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अब एकल अभिकारक टूटकर अलग अलग या दो से अधिक क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार आज भी पढ़े अपन ने। ठीक है, कौन कौन से पढ़े थे, ऊष्मीय तापीय वियोजन, दूसरा होता है विद्युतीय वियोजन, तीसरा होता है प्रकाशीय वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए ऊष्मा या ताप की जरूरत पड़ती है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। दूसरा क्या होता है, विद्युतीय वियोजन, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है, विद्युतीय वियोजन कहलाता है। तीसरा हमने प्रकाशीय वियोजन, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, प्रकाशीय वियोजन कहलाती है। एक चीज और जो मैंने गैसों के नाम हम बताए थे, जिसमें मैंने तुम्हें लेड नाइट्रेट बताया था। क्या बताया था, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या होता है, भूरे रंग का होता है। कैसे रंग की धुआं देता है, भूरे रंग की धुआं देता है। ठीक है, ऐसे ही सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में तो सफेद होता है, लेकिन मतलब जब भी मतलब किसके संपर्क में आता है वो, मतलब प्रकाश के संपर्क में आता है तो दूसरा रंग का हो जाता है। ठीक है, दूसरा AgBr वाली मतलब सिल्वर ब्रोमाइड वाली अभिक्रिया श्याम श्वेत फोटोग्राफी में काम में ली जाती है। विद्युतीय अपघटन में हमने क्या बताया, एक पात्र लिए जिसमें 2 ग्रेफाइट के छड़े लगाए, रबर के कोर की सहायता से रोक दिया, 2 टर्मिनल बाहर निकाल दिया, एक बैटरी कुंजी की सहायता से जोड़ दिया। उसके ऊपर हमने एक परख नली दो परख नली दोनों छड़ों के ऊपर लगा दिया, उसमें जल से भर दिया उसको, पात्र को कब तक भरा, जब तक कि उसमें
जो छड़े थी, ग्रेफाइट की जो छड़े थी वो पूरी डूब गई थी। ठीक है, उसमें हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल थोड़ा सा डाल दिया। उसके बाद मैंने स्विच को चालू किया, जिसके कारण जल में क्या होने लगी, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी तथा जल का अपघटन होने लग गया। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनी। ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम थी और हाइड्रोजन गैस की मात्रा ज्यादा थी, क्योंकि जल का अणु जब टूटा तो हाइड्रोजन के 2 अणु तथा ऑक्सीजन का 1 अणु मतलब उपस्थित था। ठीक है, तो जिस परख नली में गैस की मात्रा ज्यादा थी वो हाइड्रोजन थी, जिसमें कम थी वो क्या थी, ऑक्सीजन थी। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, इसके बाद में हमने पढ़ा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, जिसमें ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का निर्माण होता है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें जिसमें क्या होता है, किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा या ऊर्जा देनी पड़ती है, वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें यौगिक को ऐसे द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में उपचयन पढ़ा था। उपचयन में क्या होती है, ऑक्सीजन में वृद्धि हाइड्रोजन में कमी, और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन में कमी और हाइड्रोजन में वृद्धि। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया में एक का उपचयन होता है, एक का उपचयन होता है। उसके बाद हमने संक्षारण पढ़ा, जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। संक्षारण क्या होता है, एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें भी कोई धातु की वस्तु खुले वातावरण में रह जाती है तो वह नमी, वायु और अम्ल के संपर्क में आ जाती है, तो उसकी ऊपरी परत क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिसके कारण उसकी गुणवत्ता में क्या आ जाती है, धातु की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इसको हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण को रोकने के उपाय हमने देखा, स्नेहकों का प्रयोग करके, पेंट करके, विद्युत मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में हमने विद्युत लेपन जो बोला था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तीसरा हमने पढ़ा, चौथा हमने पढ़ा या सदलेपन या गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण। इसमें क्या करते थे, जिंक की पतली परत चढ़ा देते। उसके बाद में विकृत गंधिता पढ़ा। विकृत गंधिता क्या होता था, विकृत गंधिता के लास्ट का टॉपिक था, सबसे लास्ट में। विकृत गंधिता, जब भी कोई अपने खाद्य सामग्री जब वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री खुले वातावरण में रह जाती है, वायु के संपर्क में आ जाती है, तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। इसको बचाने के उपाय अपन ने भी देखे, वायुरोधी बर्तन का प्रयोग करके, प्रतिऑक्सी कारक मिलाकर, प्रशीतकों का प्रयोग करके। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली। ठीक है, ये चैप्टर पूरा हो चुका है। देखो एक क्वेश्चन बनता है इसमें, जो क्वेश्चन अपन कल लिखेंगे। ठीक है, कि मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, जलाने मतलब मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमाल से साफ किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, जिसके कारण वो पूर्णतः दहन नहीं हो पाता, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, रेगमाल से साफ करते हैं। ये सारे अब चीजें हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल।